नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी की कमान संभालने के तकरीबन 4 महीने बाद सम्राट चौधरी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। इस टीम में कुल 38 पदाधिकारी हैं, जिनमें 17 अगड़ी जाति से हैं, बाकी गैर सवर्ण हैं। लेकिन इस टीम की और भी कई खासियत है। इस टीम में यादव जाति से एक और पासवान जाति से एक और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय से कोई चेहरा शामिल नहीं किया गया है। वहीं कुशवाहा समाज से भी महज 3 लोगों को जगह दी गई है। तो ये क्या कुछ दर्शाता है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार हैं। हेमंत जी, किस तरह से आप देखते हैं इस बीजेपी की नई कमेटी को? क्या कुछ कहता है ये? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि 38 पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, जो उनकी नई कमेटी है सम्राट चौधरी की, तो उस कमेटी में 17 लोग जो हैं वो अगड़ी जाति के रखे गए हैं। उसमें आपने कहा कि मुस्लिम चेहरा कोई उसमें नहीं है, और यादव जो हैं वो एक हैं, ऐसे ही पासवान एक हैं, और भी लिस्ट है उसमें। तो ये क्या बताता है उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि एक तो अगर उसमें अगर कोई मुस्लिम चेहरा नहीं दिख रहा है, मुस्लिम चेहरा को नहीं रखा गया है, तो यह अनायास नहीं है। इसके पीछे वजह ये है कि एक तो ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण ये है कि बीजेपी की जो पूरी वैचारिकी है उसके मुताबिक मुस्लिम जो है वो 2म दर्जे के सिटीजन हैं, और वो ये हिंदुस्तान जो है, ये भारत जो है, यह उनकी मातृभूमि नहीं है, यह उनकी पूज्य भूमि नहीं है। इस तरह की वैचारिकी बीजेपी की रही है। और दूसरा, राजनीतिक जो है वो पूरी राजनीतिक वजह जो है वो बीजेपी की पूरी राजनीति जो है वह मुसलमान विरोध पर ज़्यादा केंद्रित राजनीति है उनकी। तो इस वजह से जो उनकी कमेटियों में जो ये डिफिसिट जो दिखाई देता है या जो कमी दिखाई देती है, उसकी वजह यही है। अब मैं कहूँ कि आज की तारीख में रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, उसमें अगर लोगों को रिप्रेजेंट आप करने से रोकते हैं, चाहे उनको नहीं देते हैं प्रतिनिधित्व, तो उसके पीछे वजह क्या है? जैसे कि आपने कहा कि जो 38 पदाधिकारियों की सूची है उसमें 17 अगड़ी जाति से हैं। तो अगड़ी जाति से हैं, लेकिन अगर अगड़ी जाति के अगर ये की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो उनकी आबादी तो ये 15% में ही सिमट जाती है। तो आप देखेंगे कि 15% आबादी को है वो 50%, लगभग 50% उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, यानी कि अगड़ी बिरादरी के लोगों को। तो इसकी वजह भी कुछ है कि वो अगड़ी बिरादरी की ओर वो पार्टी, चाहे उसकी वैचारिकी, वो झुकी हुई है, और वो उसी को बेस करके उनकी पूरी राजनीति चलती है। क्यों चलती है? कि सोसाइटी का सबसे प्रभावशाली तबका, सबसे वर्चस्व रखने वाला तबका, और आर्थिक रूप से संपन्न और सामाजिक रूप से दबदबा रखने वाला तबका है। तो इस वजह से ये उनकी पूरी वैचारिकी उनकी ओर झुकी हुई इसी वजह से है कि वो सोसाइटी जो है, और सबसे ज़्यादा वोकल भी है, सबसे ज़्यादा वो चीज़ों को जिसकी मार्केटिंग वो करना जानते हैं कि चीज़ों को कैसे उसका प्रचार किया जाए। तो आज की तारीख में उनके ऊपर जो इनका इतना फोकस है कि 50% लगभग सीटें उन्होंने दी है अगड़ी जाति के लोगों को, तो उसकी वजह यही है कि उन पर वो दाव इस वजह से लगाते हैं कि उनको वो सूट करता है, वो उनके लिए माहौल बनाते हैं। कम रहने के बावजूद उनके लिए माहौल बनाते हैं, अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हैं, अपने सामाजिक और आर्थिक दबदबे का इस्तेमाल करते हैं, और उसके ज़रिए उस माहौल में और उनका जो पूरा प्रचार तंत्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल वही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जितने कंट्रोलिंग पोजीशन है सोसाइटी में, प्रशासन में, उनके लोग हैं, तो इस लिहाज से वो उन पर ज़्यादा रिलाय करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए वो उन पर ज़्यादा ये तवज्जो देते हैं उनको, और उनका सबसे ज़्यादा वोट भी उन्हीं को मिलता है। यहाँ एक चीज़ मैं गौर करने वाली बात ये है कि अगड़ी जातियों में उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा जो जताया है वो ब्राह्मण जाति पे। उन्हें 6 जो है कमेटी में 6 लोग रखे गए हैं। उसी तरह से भूमिहार से जाति से
5 हैं, राजपूत जाति से भी 5 हैं और कायस्थ जाति से 1 हैं। तो ब्राह्मणों कि बिहार में अगर आबादी की बात कहें, वोट प्रतिशत की बात कहें, तो उस लिहाज से उनकी संख्या भूमिहारों राजपूतों से काफ़ी कम है, लेकिन उन्हें कमेटी में जगह जो है सबसे प्रमुखता से दी गई है। देखिए, जगह देने का, प्रतिनिधित्व देने का 2 तरीका होता है। एक तरीका तो है कि आप ये देख करके प्रतिनिधित्व दें कि हमको ये वोट नहीं देता है, हमको कम देता है, हमको अधिक देता है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं। जैसे कि आप इसके अगर उल्टा सवाल अगर करेंगे कि आरजेडी जेडीयू में दूसरा डिफिसिट दिखाई देता है, खासकर आरजेडी में देखिए कि यादव ज़्यादा हैं, वहाँ पर अग्र जाति के लोग कम हैं, लेकिन उसके बनिस्पत आप देखेंगे कि अगर वहाँ ये दिया जाता है तो रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जाता है, उसमें तमाम तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो अगर जो डिफिसिट दिखाई दे रहा है, यहाँ जो कमी दिखाई दे रही है, उसके पीछे ये है कि नहीं, ये इनको हम इनकी एक जो है कि जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कि आई डोंट केयर, तो वही है कि हम इनकी चिंता नहीं करते हैं। तो जो आपने कहा कि मुसलमानों को नहीं तवज्जो दिया गया है, उनको बल्कि रखा ही नहीं गया है, तो उसमें यह है कि जो है कि हम इनसे ज़्यादा हमको लेना देना नहीं है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा के चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को इन्होंने टिकट नहीं दिया। इनके पार्टी में जो एक मुस्लिम चेहरा है वो शाहनवाज हुसैन हैं, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और बाद के दिनों में वो एक तरह से गुमनामी के अंधेरे में चले गए, फिर उनकी वापसी हुई, फिर उनको एमएलसी बनाया गया, अभी वो बिहार विधान परिषद के मेंबर हैं। तो एक चेहरा तो वो है। बीजेपी का दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 में से 40 सीटों को वो जीतेगी और उसके बाद 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब वो बिहार में अपना सरकार बनाएगी। लेकिन बिहार की एक सबसे बड़ी आबादी जो मानी जाती है वो यादवों की मानी जाती है और जो सम्राट चौधरी ने अपनी टीम बनाई है उसमें एक यादव को रखा गया है। पासवान की भी अच्छी खासी आबादी बताई जाती है, कहा जा रहा है कि 6% के करीब में पासवान हैं बिहार में। उनकी कमेटी में भी मतलब एक जो है पदाधिकारी को जगह दी गई है, एक व्यक्ति को जगह दी गई है। उसी तरह से अन्य जातियां, खुद कुशवाहा जो हैं जिससे सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं, तो उन्होंने अपने जाति से भी 3 लोगों को उस महत्व दी है, कमेटी में जगह दी है। तो ये क्या कुछ बताता है? ये क्या इनकी मानसिकता बताता है? बीजेपी की मानसिकता के बारे में बता रहा है कि आपसे हम वोट लेंगे, आपसे हम वोट चाहते हैं, लेकिन आपकी औकात यही है। देखिए, एक चीज़ तो साफ समझ लीजिए कि जो पूरी कमेटी है, जो 38 लोगों की कमेटी है, उसमें 17 अग्री बिरादरी के हैं। दूसरा, बाकी लोग जो हैं वो नॉन फॉरवर्ड उसको कह लीजिए, गैर सवर्ण कह लीजिए उनको, वो हैं। तो आखिरकार सबसे ज़्यादा वोट किसका मिलता है उनको? बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट गैर सवर्णों का ही मिलता है। अगर कुल मिला देंगे तो गैर सवर्णों के वोट पर ही आधारित, इसीलिए बीजेपी ज़्यादा ये अति पिछड़ा पर, उसके बाद ये अनुसूचित जाति के लोगों पर ज़्यादा काम कर रही है। तो वो जो बिरादरी है जिनमें से 17 लोगों को आपने रखा, उनका जो वोट प्रतिशत है वो तो 15 के भीतर में ही है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व कितना है? 17 है। 38 में 17 वो है। दूसरी ओर कि जिनका वोट प्रतिशत जो है कुल मिलाकर के 80-85 हो जाता है, उसमें से आपने टोटल में से आपने वो ये 17-18 लोगों को दिया आपने। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो आप लोगों को जो दे रहे हैं, एक ये जो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि जो ये उसमें जो कमी जो दिखाई दे रही है उसके पीछे 2 वजह। एक तो आपने कहा यादवों के बारे में, तो यादवों के बारे में ये है कि आप उनके यहाँ यादवों का प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहाँ यादव बिरादरी जो है वो गोलबंद है लालू यादव के साथ, लालू यादव के झंडे के तले यादव बिरादरी गोलबंद है। तो उनकी जो पूरी राजनीति है, जो मैंने कहा कि वो पूरा आगरा पर केंद्रित राजनीति है उनकी, तो उसके बरक्स जो
जो राजनीति हो रही है उसमें जो सामाजिक न्याय की राजनीति हो रही है उसमें जो सबसे लीडिंग फोर्स है वो यादव है। तो इसलिए वह यादव कहाँ है, तो आज की तारीख में लालू यादव के साथ में है, तो इसलिए वो यादव को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन मूल तवज्जो देना दूसरी बात है, और वोट तो वो चाहते हैं ना यादवों से। वही तो मैं कह रहा हूं। जी जी, वही तो कह रहा हूँ कि वोट वो चाहते हैं, वोट लेते भी हैं, वोट मिलता भी है, लेकिन उनको जो अपने इसमें जो टीम में जिसको लीड करना है, जिसको आगे की जो ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स के लिए रूप में वो अगरों को रखना चाहते हैं और अगरों को ही तवज्जो देना चाहते हैं। ड्राइविंग फोर्स के रूप में मैं कह रहा हूँ कि ड्राइविंग फोर्स उनका कौन है, उनका ड्राइविंग फोर्स जो है आगरा है, जिसकी आबादी जो है 15% के भीतर में ही है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, जो 85% वाले हैं, उनका वोट भी वो लेंगे लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मुझे ये समझाइए कि खुद जो सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जाति के 3 लोगों को जो है कमेटी में जगह दी है, तो ये क्या कुछ कहता है? ये भी वही बात कह रहा है जो आप यादवों के बारे में कह रहे हैं, वही चीज़ कहता है? उसको दूसरे ढंग से देखिए कि कमेटी में तो उन्होंने 3 जगह दी है, जिसको कहा जा सकता है कम है, लेकिन वो कहा जाए कि उसी बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके हाथ में कमान है, इसलिए इसको कमी नहीं माना जाएगा, ये कहा जा सकता है। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने 3 ही को दिया है। लेकिन ये है कि 3 को क्यों दिया आपने, ज़्यादा देना चाहिए था आपको, क्योंकि आबादी उनकी भी ठीक ठाक है। तो इस लिहाज से, क्योंकि उनको वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा तवज्जो देना है अगरी बिरादरी को ड्राइविंग फोर्स के रूप में, चालक शक्ति के रूप में उनको अगरों को सामने रखना है, जो उनकी गाड़ी लेकर के आगे बढ़ेंगे। उन्हीं पर भरोसा है कि वही हमारी गाड़ी को लेकर के और सत्ता की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ये लोग जो है उसमें पैदल सेना के रूप में यही मैं जानना चाह रहा था कि जब पैदल सेना के रूप में तमाम जो अगड़ी जातियों से बाकी 85% जो जातियां हैं वो अगर पैदल सेना है, तो फिर सम्राट चौधरी को जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में जो है हम बिहार जीतेंगे और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कैसे होगा? फिर ड्राइविंग फोर्स तो कोई अगड़ी जातियों से ही बनेगा? नहीं, वो अलग बात है कि वो बीजेपी, ये अलग कैसे हो गया जब ड्राइविंग? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं जो मैं कहने जा रहा था, जो बीच में आपने इंटरप्ट किया, मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी, उसका जो पितृ संगठन आरएसएस जो है, इन लोगों का मानना है, इन संगठनों का मानना है कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो अगरी बिरादरी का ही होगा और बाकी लोग जो होंगे उनकी भूमिका उसमें पैदल सेना वाली होगी। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो भले ही देखने के लिए वह आपको कभी कभी वो लगेगा कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, जैसे कि सम्राट चौधरी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो वो नए पिछड़ा हैं, तो वो भी ड्राइविंग सीट पर है, वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, लेकिन कमान जो है वो आरएसएस के पास में है। जो तय करता है सब कुछ, वो कमान आरएसएस के पास में है, जहाँ की आज भी वो एक तरह से अगरों का ही पूरा वर्चस्व है, जहाँ जिस संगठन में आज भी कोई चुनाव नहीं होता है। नहीं, मैं दूसरी बात एक बार और उसमें जोड़ देता हूँ कि इन चीज़ों को 2 ढंग से देखने की जरूरत है। एक तो जो पिछड़ों का, यादवों का, चाहे और दूसरों का समावेश कम होना नहीं होना, वो दूसरी बात हुई। और एक बात है कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं देना, वो दूसरी बात है। उसकी बात क्या है? उसमें यह है कि जो हिंदुत्ववादी राजनीति इनकी है वो मुसलमान विरोध पर ही टिकी हुई है। मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा, जो जिससे बीजेपी वोट चाहती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी राज्य के यादव, पासवान, कुर्मी, धानुक, अति पिछड़ी जातियों से, दलितों से वोट चाहती है, तो उनको तो प्रतिनिधित्व चाहिए ना, उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने कहा कि ड्राइविंग सीट पर जो है अगड़ी जाति के लोग बैठेंगे, ये बीजेपी की सोच है, तो क्या बीजेपी वही यहाँ खेला करेगी बिहार में कि ड्राइविंग सीट पर सम्राट चौधरी को, जैसे यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को बैठाया था, और बाद में जब ड्राइविंग सीट के मेन ड्राइविंग सीट आया मुख्यमंत्री बनाना, देने की बारी आई तो योगी जी को दिया गया, और इनको एक तरह से आप कह लीजिए कि उनको खलासी वाली भूमिका मिल गई थी, जिसको लेकर काफ़ी नाराजगी हुई थी। बाद में इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। उनका जुत्तम पैजार भी किया गया था, ऑफ द रिकॉर्ड उनका जुत्तम पैजार भी हुआ था।
तो वही मैं कह रहा था कि ड्राइविंग सीट पर इनको अग्रों को ही रखना है, बाकी लोगों को पैदल सेना के रूप में इस्तेमाल करना है। मूल बात यह है। तो उसमें पैदल सेना में भी अब मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत किसकी है? तो पिछड़ों की ज़रूरत है। पिछड़ों में क्यों ज़रूरत है? कि पिछड़ों को भावनात्मक रूप से गोलबंद करना ज़्यादा आसान है, और उस भावनात्मक रूप से गोलबंद करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तबका है? वो अगरा तबका है। अगरा, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि गांव में अगर 5 घर जो है वो अगरी बिरादरी के लोगों का है, और वहाँ अगर 100 घर दूसरी जाति के लोगों का है, तो वैचारिक रूप से प्रभावशाली ढंग से उसको कन्विंस करने में अगरी बिरादरी के लोग ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। वो अपना 5 घर का वोट तो दे ही सकते हैं, और बाकी का कम से कम 25 घर का वोट वो दिलवा भी सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आप शुरू से कह रहे हैं कि अगड़ी जाति प्रभावशाली होते हैं, वो वोकल होते हैं, वो सिर्फ वोट नहीं देते बल्कि दिलवाते भी हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि सम्राट चौधरी सिर्फ मोहरा हैं, या वक्त आने पर मतलब साइडलाइन कर दिए जाएंगे? ये बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मोहरे बीजेपी ने आजमाए हैं, उनका इस्तेमाल किया है, उनको साइड किया है। बहुत आप आज की तारीख में देख सकते हैं कि ऊपर में जो आडवाणी जी जो हैं मार्गदर्शक मंडल वाले, तो आडवाणी जी आज की तारीख में, चाहे नरेंद्र मोदी जी की जैसे ही ताजपोशी हुई उसके बाद उनके दुर्दिन शुरू हो गए। ऐसी स्थिति आ गई कि नरेंद्र मोदी जी उनके अभिवादन तक का जवाब नहीं देते देखे गए। तो उधर उमा भारती हैं, आप देखेंगे विनय कटियार, ये सब पिछड़ा अति चेहरा, ये लोग जो हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा चेहरा ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि ये बीजेपी पिछड़ों का इस्तेमाल मोहरे के रूप में करती है, उनके हाथ में कमान भी देती है, और ऐन मौके पर वो पलट भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जानना चाह रहे हैं हेमंत जी कि क्या, जैसे आपने कहा कि ऐन मौके पर बीजेपी पलट भी जाती है, तो जो ये टीम का गठन हुआ है, जो 38 सदस्यीय बीजेपी की नई टीम बनी है, क्या सचमुच इस टीम का गठन, जिसे कि कहा जा रहा है कि ये जो टीम है वो सम्राट चौधरी की टीम है, तो क्या सचमुच इस टीम का गठन सम्राट चौधरी ने किया है, या इसमें भी जो ऊपर के लोग हैं उनकी चली है? नहीं, ये तो स्पष्ट है। बीजेपी एक सांगठनिक पार्टी है जिसमें संगठन का महत्व होता है। उसके पीछे उसका जो वैचारिक स्रोत है वो आरएसएस है। तो यहाँ ये कोई अध्यक्ष ये अकेले कोई फैसला ले ले ऐसा नहीं होता है। वो पूरी उनके प्रभारी हैं बिहार में, जो आरएसएस के जो संगठन प्रभारी जो हैं वो आरएसएस से ही आते हैं। तो वो लोग जो विनोद तावरे हैं, जो संगठन प्रभारी हैं, वो रहे होंगे, और भी लोग रहे होंगे। ये लोग मिलकर के निर्णय लिए होंगे। सम्राट चौधरी का ये अकेले का फैसला नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की टीम नहीं है? नहीं, ये सम्राट चौधरी की टीम नहीं है, ऐसा सीधे नहीं कह सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष है तो टीम तो उन्हीं की हुई, लेकिन टीम चुनने में ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी ने जो जिन नामों पर टिक लगा दिया वो नाम सेलेक्ट कर लिए गए, ऐसा नहीं है। बल्कि उसमें पार्टी जो संगठन के प्रभारी हैं, जो आरएसएस के संगठन से आते हैं, विनोद तावरे जिनका नाम है, वो और कई लोग हैं जो मिलकर के ये सब निर्णय लेते हैं, और कि किनको रखना है किनको नहीं रखना है। और ये निर्णय उसी के आधार पर लिया जाता है। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति जो है वो निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है। आपने कहा कि बीजेपी की जो अगड़ी जाति के लोग हैं वोकल होते हैं, वोट दिलाने में भी माहिर होते हैं, तो मान लिया जाए ये अगड़ी जाति की जो टीम है वो सम्राट चौधरी को जिता भी देती है, तो मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, क्या सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो पाएगी? देखिए, ये सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसकी घोषणा अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी कभी भी किसी भी अवसर पर निर्मम फैसले लेने के लिए जानी जाती है। इसलिए वो उस मौके पर मौका और दस्तूर देख करके बीजेपी कोई निर्मम फैसला लेगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये उस समय तय होगा कि बीजेपी क्या फैसला लेती है। आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में बिहार विधानसभा में जो पार्टी के नेता हैं वो विजय सिन्हा हैं, वो भूमिहार जाति से आते हैं। बिहार विधान परिषद में जो पार्टी के नेता जो हैं वो हैं सम्राट चौधरी हैं, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये सब सामने दिख रहा है। अभी इस मामले में एक वरिष्ठ पत्रकार
ये वीरेंद्र यादव हैं, वो ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों पर काम करते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के खून में ये समाहित है कि वह मुसलमानों और यादवों को उसको तवज्जो नहीं देना है। मुसलमान और यादव विरोधी प्लैंक पर खड़े होकर के ही उसको अपनी राजनीति, और खासकर बिहार में तो इसी प्लैंक पर खड़े होकर के और पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना करके ही बीजेपी अपनी राजनीति करती है। मुझे तो याद है कि प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे एक बार चुनाव के दौरान, जैसा कि मुझे याद है, तो उन्होंने यादवों से वोट लेने के लिए खुद को कृष्ण की दुहाई दी थी कि हम उनके नगरी से हैं, और साथ में वो यादवों के करीबी होने के दावे भी किए थे। बिल्कुल, ये सारे चीज़ इशारे किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, जनता उस बात को समझती है। दूसरी बात कि अभी जो ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं एक अरविंद कुमार सिंह, उनसे भी मैंने यह सवाल किया कि आपकी पार्टी की जो नई कमेटी बनी है उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो उनका कहना था कि उन्होंने सीधे इसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने 2 नाम गिनाए और कहा कि हमारा जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में एक तुफैल कादरी जो हैं उसके अध्यक्ष हैं, और जो हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं में से एक हैं उसमें प्रोफेसर ये अफजर शमसी ये स्पोक्स पर्सन है। हालांकि अब नई कमेटी में वो होंगे कि नहीं होंगे ये तय नहीं है, क्योंकि अभी प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी होनी है और भी कई लिस्ट जारी होनी है। लेकिन ये हम बता रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है, अभी आप देख लीजिए कि हरियाणा जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उस बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो नूह में जो दंगा हुआ, उसके बाद हरियाणा के लगभग 17-18 पंचायतों ने अपने पंचायतों के सरपंचों ने अपने लेटर हेड पर लिख करके ये फरमान जारी किया कि कोई भी व्यक्ति मुसलमानों को अपने पंचायत में कोई सामान बेचने के लिए नहीं घुसने देगा। बिना कोई अगर अपरिचित व्यक्ति है तो उसका कार्ड देखेगा, उसका आधार कार्ड देखेगा, तब उसको घुसने देगा। और दूसरा कि कोई मुसलमानों की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। ये बिल्कुल कानून विरोधी, संविधान विरोधी कदम है, जो इसमें बहुत जब आलोचना होने लगी है तो कुछ पंचायतों ने इसको वापस लिया है, लेकिन ये मंच सजा करके सार्वजनिक मंच से इस तरह की घोषणाएं की जा रही है। तो ये जो बीजेपी वहाँ सरकार में है, सरकार ने इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। दूसरा, आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो खास करके ऐसे कोई बड़ी घटनाएं होती है, आपराधिक घटना होती है, जुलूस प्रदर्शन पथराव होता है, तो उसमें चिन्हित करके मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, ढाए जाते हैं, मैसेज ये देने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों से हमको बिल्कुल मतलब नहीं है। एक बात हेमंत जी, कल नो कॉन्फिडेंस मोशन में के दौरान राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया था कि आप देश में केरोसिन छिड़क रहे हो और फिर उसमें चिंगारी डालने का काम कर रहे हो, और उन्होंने नूह का उदाहरण भी दिया था। बिल्कुल, तो उसमें यह है कि आप एक तो प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर कि जैसे कि आज की तारीख में ये वर्तमान लोकसभा में एक भी बीजेपी का कोई वहाँ मुस्लिम एमपी नहीं है, लोकसभा में मैं कह रहा हूँ। दूसरी ओर जो पूरे एनडीए में एक मुस्लिम एमपी है, पूरे एनडीए में एक मुस्लिम एमपी है, वो भी बिहार से हैं, वो एलजेपी के टिकट पर जीत करके गए थे, चौधरी महबूब अली कैसर। तो उसके अलावा ये 543 वाली ये लोकसभा में एक भी मुसलमान कहने के लिए नहीं है इनकी पार्टी से। इनके गठबंधन में भी एक व्यक्ति है। तो आप समझ लीजिए कि यह जो डिफिसिट है यह क्या दिखाता है। इन्होंने यूपी में किसी को टिकट नहीं दिया, इन्होंने बिहार में टिकट नहीं दिया, तो इनके पास जो मुस्लिम चेहरा था यूपी में मुख्तार अब्बास नकवी, उसको भी इन्होंने मौका नहीं दिया, न तो राज्यसभा में उनको भेजा और न ही उनको ये लोकसभा लड़ने के लिए उनको टिकट दिया। तो ये जो पूरा जो है उसमें दोनों तरह से, एक तरह तो जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका इस्तेमाल पैदल सेना के रूप में करना है। दूसरा कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाए रखना है कि इनकी ज़रूरत हमको नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि हम इनकी परवाह नहीं करते हैं। ये भाव यही है। इसीलिए ये जो आप जो डेफिसिट देख रहे हैं कि अगरों पर सबसे ज़्यादा मेहरबानी, पिछड़ों पर जो है पिछड़ों का वोट सबसे ज़्यादा लेना है, लेकिन उनकी भूमिका जो है वो
पैदल सेना के रूप में रखनी है और मुसलमानों की चिंता नहीं करनी है। ये पूरी इसी लाइन पर बिल्कुल, तो राज्य की जनता को अब ये चयन करना है कि उन्हें पैदल सेना का सिपाही बनना है या फिर उसके खिलाफ उठ खड़ा होना है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।